नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ डिस्कशन के इस कार्यक्रम में। आज तारीख है 13 जनवरी और आज की पहली खबर हम जो लेने जा रहे हैं वो है ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो केस चले या नहीं। 2 मार्च को ये तय होगा। दोस्तों, इस खबर को दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। पहला ये कि ब्रजभूषण कौन है। ब्रजभूषण हैं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा के सांसद। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं उन पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उसी की सुनवाई से रिलेटेड बात है। और जब यौन उत्पीड़न किसी बच्चे के साथ होता है, इसमें एक नाबालिग पहलवान के साथ भी ऐसा हुआ, तो इस वजह से पॉक्सो की बात है। तो अब हम बात करते हैं पॉक्सो क्या है। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये एक्ट आया था 2012 में। 2012 में इस एक्ट को लाया गया और इसमें 2019 में कुछ संशोधन हुए। इस एक्ट में ये प्रावधान है कि किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल एब्यूज़ होता है तो इस कंडीशन में उससे जो अपराधी है उसको सज़ा किस तरह से दी जाएगी और बच्चे का प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाएगा, उसकी सुनवाई से रिलेटेड क्या क्या जो मसले हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये कानून बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कानून में जो संशोधन हुआ उसके बाद इसको और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और भी ज़्यादा टफ बना दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि पॉक्सो में होता क्या है। पॉक्सो जो है उसके अनुसार सेक्सुअल ऑफेंस को दो कैटेगरी बनाई गई है। एक ये है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस और एक नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस तो ये कि उसको बच्चे को बुरी इंटेंशन से उसे छूना, बैड टच जिसको कहा जाता है, तो उसको उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, उसके लिप्स पे, उसके चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे छूना, तो ये नॉन पेनिट्रेटिव में आता है। इसके अलावा उसमें जो पोर्नोग्राफी है या इस तरह से कुछ ऐसे अश्लील इशारे करना, ये सारी चीज़ें हैं वो उसमें आती हैं। जबकि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस में उसके जो सेक्स ऑर्गन है, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसमें सेक्सुअल ऑर्गन को या फिर किसी वस्तु को पेनिट्रेट करना, चुभाना, तो इस तरह के ये जो अपराध हैं। इसके अलावा इसको और फर्दर दो कैटेगरी हैं कि ये अपराध किसके द्वारा किया जाता है। अगर उसके द्वारा किया जाता है जिस पर उसकी जिम्मेदारी है, जैसे कि पेरेंट्स, घर में पेरेंट्स हैं, उसका कोई रिलेटिव है, चाचा, मामा, बुआ, तो इनके द्वारा अगर इस तरह का कोई अपराध किया जाता है जिन पर उसकी जिम्मेदारी का चार्ज, जिस पे भरोसा किया जाता है। इसके अलावा भी जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो टीचर को ये माना जाता है कि वो उसके गार्जियन के रूप में उसका कस्टडियन है, उसका आरक्षक है वहाँ पे, अगर उसके द्वारा ये किया जाता है। यहाँ पे जो ब्रजभूषण शरण का केस देखते हैं तो वहाँ पे वो कोच हैं, मतलब उन पर जिम्मेदारी, बहुत सारे बच्चे घर छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी वहाँ पे जो उसका कोई कोच है, उसका टीचर है, उन सब की होती है। अगर बच्चा पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस उसका गार्जियन है, लेकिन अगर वहाँ पर पुलिस के द्वारा ही ऐसे कोई कृत्य किया जाता है तो उसको एग्रेवेटेड क्राइम में कंसीडर किया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, एक सामान्य घटना के तहत ऐसा होता है जहाँ पर इतना कोई कस्टडियन के द्वारा नहीं किया जाता है तो उसे नॉन एग्रेवेटेड कहते हैं। लेकिन दोनों ही क्राइम है और दोनों में सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उसकी सज़ा होती है। तो यही ये पॉक्सो एक्ट जो 1992 में बाल अधिकारों पर एक संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था, उसमें भारत ने समर्थन किया था। तो इसी का ये एक्सटेंडेड रूप है कि बच्चों के अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें किसी भी तरह से, क्योंकि बच्चा एक क्या होता है, माइनर होता है और वो बहुत ज़्यादा अपने सही डिसीजन नहीं ले सकता। उसे उसके साथ चीटिंग हो सकती है, तो वो अपने अधिकारों के लिए खुद मांग नहीं कर सकता। तो उनके अधिकारों की चिंता करना किसी राष्ट्र की जिम्मेदारी है। तो उसे इस तरह के कानून लाने चाहिए, जैसे बाल श्रम का कानून है हमारे देश में। हमारे देश में इसी तरह का ये कानून 2012 में आया। इसके तहत वो कोई भी एंटिटी, मतलब ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें लिंग निष्पक्ष इसकी प्रकृति है इस कानून की। मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उसके साथ किसी भी तरह का लैंगिक अपराध होता है तो वो पॉक्सो के तहत आएगा। इसमें जो सज़ा थी उसको बढ़ाकर कठोर कर दिया गया है, मृत्युदंड तक का भी प्रावधान है। इसके अलावा इस ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग बड़ी आसानी से हो और बच्चों की सुनवाई है उसकी इच्छित जगह पे हो, चाहे वो घर पे, चाहे या और किसी भी जगह जहाँ चाहता है वहाँ पे हो। इस तरह की इसमें कंडीशंस हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी हुई है इसके लिए। देश में जो हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट थी उसकी संख्या बढ़ाने के लिए भी इस कानून के बाद इसका प्रावधान हुआ, जो 2019 में संशोधन हुए। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का नंबर बढ़ गया, जो डेडिकेटेड पॉक्सो कोर्ट्स थी उसका नंबर बढ़ गया। अभी वर्तमान में जो 2023 तक मई के आंकड़े हैं उसके तहत हमारे देश में 412 लगभग ई पॉक्सो न्यायालय हैं और इसके अलावा 758
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कार्यरत हैं। तो ये पॉक्सो से रिलेटेड आंकड़े थे, बातें थीं, और बहुत सारे और भी इशू हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी अच्छे से इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बहुत सारी जगह हमको सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। इसके अलावा इसकी सुनवाई के लिए अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें महिलाएं होनी चाहिए जो इसकी सुनवाई वगैरह करें। लेकिन हमारे देश की जो पुलिस फोर्स है उसमें अभी हार्डली 10% शेयर महिलाओं का है, मतलब इतनी ही महिलाएं हैं। तो ये भी इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं। इसके अलावा इसमें और प्रावधान है कि जो इसकी सुनवाई है वो 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है। इसमें इससे ज़्यादा समय नहीं लिया जा सकता, जैसे और केस में होता है कि केस चलते रहते हैं, तारीखें मिलती रहती है, केस पेंडिंग रहते हैं। तो ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखा गया है जो संशोधन हुआ 2019 में उसके बाद। तो ये पहली खबर थी पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर है एंटीबायोटिक को लेकर। अब एंटीबायोटिक जो है हमको बहुत बार क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं, कोई इन्फेक्शन होता है, इसके बाद डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है। लेकिन हम आम जन की एक इस तरह की मेंटलिटी बन चुकी होती है कि हम ये देखते हैं हमको पिछली बार डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी थी, हमें पता है या हमारे पास पहले की कुछ बची हुई है, तो अगली बार वैसी कुछ समस्या, ऐसे कुछ लक्षण दिखने पर हम वो दवाई अपने आप से ले लेने लग जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ऐसा करते हैं कि हम सीधे ही मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं। अब हमने डॉक्टर को बाईपास कर दिया। पहली बार हम गए थे, मेडिकल स्टोर ने हमें दवाई दी थी, हम अब वहाँ जाकर ही पूछने लगते हैं कि हमें लूज़ मोशन हो रहा है या पेट में कोई गड़बड़ है, जुकाम हो रहा है। तो इसके लिए हम सीधा ही मेडिकल स्टोर को अप्रोच करेंगे, वहाँ से सीधे ही एंटीबायोटिक ले लेंगे। ये तो हमारी ओर से होने वाली एक कमी है। दूसरा, यही चीज़ डॉक्टर भी कर रहे हैं। डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि सीधे ही, मतलब बीमारी होने से पहले ही उसकी प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एक तो हम लोग भी गलती कर रहे हैं, अगला जो डॉक्टर है वो भी कर रहा है। मतलब एक कंप्लीट इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि बीमारी हो चाहे नहीं हो, हमको एंटीबायोटिक्स लेनी है ताकि हम बीमार ना हो। मतलब एंटीबायोटिक को हमने एक तरह से वैक्सीन की जैसा बना लिया है। वैक्सीन में क्या होता है, हम प्रोफाइलेक्टिकली मतलब किसी चीज़ को होने से पहले, जब टीका हमको लगता है, बीसीजी का टीका लगता है जो जन्म के समय लगता है, मतलब भविष्य में हमको टीबी ना हो उसके लिए टीका लग रहा है। ऐसे ही पोलियो ना हो उसके लिए हम ड्रॉप्स पी रहे हैं। लाइकवाइज अब हम बीमार ना हो इसके लिए हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं। हमको खांसी जुकाम ना हो इस सीज़न में, इसलिए हम पहले ही इस एंटीबायोटिक ले लेंगे। अगर हमारा यही एटीट्यूड रहा तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम पर जो एंटीबायोटिक हैं उसका असर होना बंद हो जाएगा। जो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उसमें इतनी प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी कि वो एंटीबायोटिक भी उस पर असर करना छोड़ देगी। दोस्तों, ये आंकड़े बहुत ही डराने वाले हैं कि 2000 में लगभग जो एंटी रोगाणुरोधी प्रतिरोध है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से 1.27 मिलियन मौतें हुई है। ये 2019 के ही आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर इस तरह से इसका लगातार दुरुपयोग होता रहा तो ये आगे चल के ऐसी समस्या आ जाएगी कि अगर नए प्रयोग, नए अनुसंधान के द्वारा नए एंटीबायोटिक्स नहीं खोजे गए तो एंटीबायोटिक्स अपना असर बिल्कुल बंद कर देंगी, और फिर उसको हम जैसे सींग और चने खा रहे हैं इस तरह से खाएंगे। हल्की बहुत तो उससे हमको जो ताकत मिलती है चने खाने से, उतनी ही उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। अदरवाइज हम उस दवाई को खाने से ठीक होने वाले नहीं हैं। इसके लिए जो विश्व बैंक है उसने ये हमारी जो एटीट्यूड है उसको लेकर इसमें जो चिंता जताई है, उसका मानना है कि 2050 तक जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से $1 ट्रिलियन का अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाएगी। मतलब स्वास्थ्य देखभाल पे $1 ट्रिलियन के आसपास का एडिशनल खर्चा हम पे बढ़ने वाला है। इसके अलावा 2030 तक $1 ट्रिलियन से $3.4 ट्रिलियन तक जीडीपी का नुकसान हो सकता है हमारे इस एटीट्यूड से। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक जो हम खरीद रहे हैं उसका खर्चा है, ये उसका नहीं है। उस एंटीबायोटिक को लेने की वजह से हमारी बॉडी पे जो एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि फिर हम पे दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। लोग अस्पतालों में अभी ऑलरेडी लाइनें हैं और आगे फिर लाइनें लगती रहेंगी, क्योंकि जब आप सीधे मेडिकल स्टोर पे जाओगे, दवाइयाँ लोगे, फिर असर होना है नहीं उसका। इसके बाद हम अल्टीमेटली फिर हॉस्पिटलों में जाएंगे और सरकार भी, उनके पास जो दवाइयाँ हैं वो भी काम नहीं करेंगी, तो उन पे कहीं ना कहीं इस तरह का ये बर्डन बढ़ेगा, जीडीपी का नुकसान होगा। दोस्तों, अभी ये ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही कह सकते हैं। ऐसी नीतियाँ नहीं हैं, ऐसे नियम कायदे नहीं हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी लोग सोचते हैं कि हम अस्पताल क्यों जाएँ, वहाँ जुकाम के लिए या किसी फोड़े फुंसी के लिए जाएंगे तो उसके लिए 2 से 3 घंटे लाइन में लगना है, हॉस्पिटल में चक्कर लगाने हैं, वहाँ के ओपीडी में लगना है, फिर जाँचें करानी है। इसके अलावा दवाई के लिए जो वहाँ पे लाइन में लगना है, बेटर है कि आप मेडिकल स्टोर जाओ और 20 से 40 रुपये में कोई भी एंटीबायोटिक 1-2 दिन की जो लेनी है वो लो और ठीक होके आ जाओ।
इस वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा एक आम जन का एटीट्यूड है वो नेगेटिव होता जा रहा है। हम बचना चाहते हैं हॉस्पिटल में जाने से, हम सीधे ही कोई इसको बाईपास करते हैं हॉस्पिटल को और सीधे ही एंटीबायोटिक को लेना प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कॉमनली हो रही हैं तो हमको इसको रोकना होगा। इसके अलावा डॉक्टर से भी हम बहुत बार जाके इस तरह की जीरो करते हैं कि मैं तो 2 बार आ चुका हूँ, अभी तक ठीक हुआ नहीं। तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले ही बोल देगा कि आपको कुछ नहीं हुआ है तब भी ये एंटीबायोटिक ले लो। लेकिन डॉक्टर को भी इस तरह से तुरंत निदान या तुरंत समाधान के चक्कर में एंटीबायोटिक लिखने से बचना चाहिए। और एक नेक्सस चल रहा है कि मेडिकल स्टोर वाले अपनी दवाई बेचना चाह रहे हैं तो डॉक्टर को वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कुछ भी हो, चाहे समस्या हो नहीं हो, एंटीबायोटिक लिखो, हमारी सेल बढ़ेगी तो आपका कमीशन बढ़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। या नैतिकता से जुड़ा हुआ पेशा है, इसमें अच्छे से पेश होना चाहिए, लोगों के हित को देखना चाहिए। और लोगों का ही नहीं, ये कल अल्टीमेटली पूरे देश का हित है। अगर इस तरह की समस्या आएगी तो वही डॉक्टर जो इस तरह का लिख रहे हैं उनको आगे अपना टैक्स बढ़ा कर देना पड़ेगा, अगले जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये सारा एक विशियस साइकिल है, उससे बचना चाहिए, इस तरह की प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। तो ये थी दूसरी खबर। अगली खबर पे चलते हैं। दोस्तों अगली खबर है समुद्र में युद्ध का खतरा, दुनिया की 16% जीडीपी पर पड़ सकता है असर, कई देश आमने सामने। दोस्तों ये थोड़ा गहरा विषय है, इसको वृहद विषय है जो आपको इमीडिएट अफेक्ट नहीं कर रहा है। जैसा अभी हमने पिछली खबर में देखा कि एंटीबायोटिक, उससे हर आदमी जुड़ा हुआ था। यहाँ पर सीधे रूप से हम जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से एक मोमेंटम सा बदल रहा है। पहले जो युद्ध होता है वो ज़मीन पे होता था, अब समुद्रों से होने लगा है। और अभी अभी इसमें एक नया ही ट्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों होता क्या है, विश्व के 80% जो कारोबार है वो मतलब समुद्र से होता है। और उसको मतलब एक वहाँ पे बहुत सारे अराउंड 1,05,000 कंटेनर जहाज हैं, उनका एक बेड़ा है जिसके थ्रू ये सारा व्यापार होता है। क्या हुआ 1990 के दशक में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो इसके साथ क्या हुआ, पूरा ग्लोब एक वैश्विक मार्केट सबके लिए खुल गया। समुद्री रास्ते एक्सप्लोर हुए, उसके थ्रू व्यापार है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अब ये होड़ मची हुई है कि जो समुद्र के व्यापारिक रास्ते हैं उसको कैसे ब्लॉक किया जाए, उसको कैसे कब्जा किया जाए। बहुत से लोग इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने हित जब प्रभावित होते हैं तो इस तरह का एक रिटेलिएशन के लिए करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो लाल सागर है उसमें विद्रोहियों ने जहाज पर मिसाइलों से हमले किए। अब वो हुती विद्रोही हैं, वो कौन है, देर आर 3H, ये 3 एक्सट्रीम इस्लामिक का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हिजबुल्ला, हमास और हुती। हुती जो है वो है यमन का एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्ला है वो लेबनान का है, और ऐसा ही हमास है जिसको अभी अभी हमने खूब सुना है, इजराइल पर जो हमला हुआ वो हमास आतंकवादी संगठन ने किया है। तो ये तीनों जो एच हैं, हिजबुल्ला, हमास और हुती, इन सबका मकसद तो अल्टीमेटली यही है कि इस्लाम का जो एक परचम है वो पूरे विश्व पे ले रहा है, ये सब इस तरह के उनका मकसद है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी हुती ने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि हमास ने क्या किया था, इसराइल पे अटैक किया, इसराइल ने इसका रिटेलिएशन किया, बदले की कार्रवाई की। तो इससे इन लोगों ने फिर से क्या किया कि इसराइल का जहाज समझकर किसी जहाज को बंदी बना लिया, उसको अपहरण कर लिया उसका। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं। इसके अलावा समुद्र के रास्ते अगर इन्होंने ये नया ट्रैक ले लिया है समुद्र का, तो समुद्र हमारा बहुत सारी चीज़ों से मतलब यूज़ में आ रहा है समुद्र, जिससे हमने देखा कि 80% जो व्यापार होता है, वैश्विक व्यापार, वो उससे हो रहा है। समुद्र के नीचे इंटरनेट वगैरह की बड़ी बड़ी लाइनें बिछी हुई हैं। जो पूरा न्यूयॉर्क है, जो सिलिकॉन वैली है, उसकी पूरी इकोनॉमी, उसका पूरा कारोबार, हर चीज़ उससे प्रभावित हो जाएगी अगर वो इंटरनेट लाइनें हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी। तो अगर ये व्यापार अच्छे से नहीं हुआ तब भी विश्व है वो ब्लॉक हो जाएगा। बहुत सारे देश हैं जो चाइना वगैरह है, तो उन्होंने अपने अपने जो सी वाला एरिया है उस पर इस तरह की डिप्लोमेसी चालू कर दी है कि वो वहाँ पर जाकर दूसरे देश को डिस्टर्ब करते हैं। या अभी रिसेंट हम देखते हैं कि मालदीव से भी अगर उसके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो मालदीव में जो इंडियन ओशन है उस पर इसको कब्जा करने के लिए या उसको प्रभावित करने के लिए वो उन देशों से अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो दोस्तों ये है समुद्र के रास्ते किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें हमने देखा लाल सागर की बात आई। लाल सागर वही है
जो यहाँ पे गल्फ ऑफ अडेन है उसके आगे है और वहाँ से ही स्वेज कैनाल होती है। तो स्वेज कैनाल के रास्ते बहुत सारा वैश्विक व्यापार होता है। तो यहाँ पर जब इस तरह के अटैक होने लगे तो ये व्यापार है वो प्रभावित होता है। वहाँ पे अब जहाज़ों की आवाजाही थोड़ी कम हो चुकी है। ऐसे ही वहाँ पे रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, तो उसके चलते ब्लैक सी है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे युद्ध ये पोत और जहाज हैं वो बेकार होकर पड़े हुए हैं। तो ऐसी ये खबर है इसमें। अलग अलग समुद्री रास्ते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। समुद्र सुरक्षित रहे उसके लिए चाहिए कि इस तरह के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए पूरा विश्व समुदाय एक हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सपांशनिस्ट जो कंट्रीज़ हैं, जो वैश्विक पंचायत है उसके निर्णय को भी मानते नहीं, जैसे चीन वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जो एक स्वार्थ है, उनकी जो ऐसी एक्सपांशनिस्ट नीति है कि अपने देश को बढ़ाना है ये सब, तो वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व की जो हार्मनी है, उनका एक ब्रदरहुड है या एक शांति है, उसको उसमें खलल है। तो इस पर विश्व समुदाय को मिलकर समझना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों को वापस सही ऑर्डर में बिठाया जाए। तो ये थी खबर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, एक और खबर है कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए नियमों को अक्षरशः लागू करें। ये आर्टिकल लिखा है एन रघुराम रामन, मैनेजमेंट गुरु हैं, उन्होंने लिखा है। और इन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। वो आंकड़े अभी क्या है, सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है 11 से 17 जनवरी। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपको जांच कर रही है, आपको हेलमेट के लिए बोल रही है, आपके लाइसेंस है या नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हम इस तरह से बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चलाने लगते हैं या बच्चों को परमिट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनकी ड्राइविंग है वो टेस्ट नहीं हुई है, तो वो कहीं ना कहीं जो सामान्य आम जन जो सड़क पे चल रहे हैं उनके लिए खतरा है। दूसरी बात, अगर हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो वो उनके लिए भी खतरा है। वो अगर गिरेगा, घर वालों के लिए समस्या है। अगर हॉस्पिटल में जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो रिसोर्सेस हैं वो यूज़ कर रहा है, तो देश के लिए भी एक तरह से एक लाइबिलिटी के रूप में है। तो इस वजह से हमको चाहिए कि जो नियम बने हैं उसके अनुसार ही हम चलें। एक स्पीड है, ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट अगर कार चला रहे हैं तो लगाना चाहिए। इस तरह से अगर जब हम होंगे तो सड़क हादसे हैं वो कम से कम होंगे। सड़क हादसों से रिलेटेड ये आंकड़े यहाँ पर हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, उसके द्वारा साल 2022 में लगभग 4,62,000 हादसे हुए। जो 2021 में जो दुर्घटनाएं हुई थी उसकी तुलना में 9.4% की वृद्धि हुई है। उसमें मृतकों की संख्या 9.4% की बढ़ी है। तो ये रिपोर्ट है वो बताती है कि कैसे हम स्पीडिंग से, लापरवाही में, नशे में गाड़ी चलाते हैं, यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये घटनाएं होती हैं। हमें सबको जागरूक होना चाहिए। या हम जो जानते हैं कि यातायात के नियम क्या हैं तो हमको एक दूसरे को एजुकेट करना चाहिए। वहाँ पे इंजीनियरिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है कि सड़क मंत्रालय जो परिवहन मंत्रालय है वो देखे कि ऐसे जो मोड़, ऐसे जो रास्ते हैं जहाँ पे अक्सर हादसे होते हैं उसकी वजह क्या है। जैसा कि मैं अपने यहाँ के एरिया की बात करूँ तो जो खेरवाड़ा और रतनपुर के बीच का रास्ता है वो बहुत ही सर्पीला रास्ता है और उसकी इंजीनियरिंग थोड़ी डिफेक्टेड ही है। अगर आप वहाँ पे गाड़ी लेकर जाते हैं तो आप एक डिफरेंट इंक्लिनेशन फील करते हैं चलते हुए भी। वहाँ पे अगर किसी ने ओवर स्पीडिंग की तो डेफिनेटली वहाँ हादसा होना है और होता ही है। यहाँ हर 6 से 7 दिन में अखबार में आ जाता है कि रतनपुर हाईवे और बिछीवाड़ा के बीच में ये दुर्घटना हुई। तो ऐसी जो भी जगह है उन्हें चिन्हित करना चाहिए, वहाँ की जो इंजीनियरिंग है उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इस तरह की जो फिजिक्स इसमें लगती है कि आप जब वहाँ से चल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे गाड़ी को मुड़ना चाहिए और वो रोड है वो सीधा सपाट ना होकर थोड़ा सा एक तरफ से झुका हुआ होना चाहिए। तो वो किस तरह से कितने एंगल पर होना चाहिए उसकी एक डीप स्टडी होनी चाहिए और एनालिसिस होकर उन रोडों में जहाँ पर भी ऐसे हादसे होते हैं उनका सुधार होना चाहिए। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। लेकिन खास बात जो है वो नियमों की। नियम सरकार ने बना रखे हैं बहुत सारे, लेकिन ये नियम हर बार पुलिस ही हमसे फॉलो नहीं करवा सकती है। जब तक हमें ये इस बात की चेतना नहीं है, जागरूकता नहीं है, या हम एक उस चीज़ को लेकर नैतिक नहीं है, तो ये चीज़ें फॉलो नहीं हो सकती। हर बार नियम बना देती है सरकार, उसको इम्प्लीमेंट करवाती है पुलिस, या जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए जो हमारी मैकेनिज्म है वो देखती भी है उसको। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो हर जगह आपका पीछा करते रहेंगे। तो हमको चाहिए कि जो नियम बने हुए हैं पहले उनको समझें, उनको उनसे अबाइड रहें, उनसे बंधे रहें, उनको फॉलो करते रहें, तो इस तरह के हादसे जो हैं वो कम से कम होंगे। तो ये थी खबर और यहीं आज का डिस्कशन समाप्त होता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।
हैव अ नाइस डे।